आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज हम यहाँ पे स्टूडेंट दरबार का सर सेशन नंबर 58 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट सेशन में जो आपके सीएस प्रोफेशनल का ओल्ड सिलेबस के एग्जाम में जो हमारा जीएसटी था उसके हम क्वेश्चन कर रहे थे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4A तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क आपको दिए थे। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कहा था ये दोनों क्वेश्चन आपने एक बार घर से ट्राई करके आने हैं। अब एक बार मुझे पहले तो ये बताओ कौन कौन से बच्चे होमवर्क करके आए, क्योंकि मुझे पूरा पूरा आपके ऊपर विश्वास है कि आप में से बहुत कम बच्चों ने होमवर्क किया होगा। बट एक बार फिर भी बताओ ये कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे होमवर्क करके आए हैं जो एक बार घर से रीडिंग करके आए हैं कि हाँ सर हम एक बार ना रीड आउट करके आए। चाहे वो हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, बट कम से कम एक बार आपने रीड आउट किया है कि हाँ भाई ये दोनों क्वेश्चन मैंने रीड आउट किए थे। बताओ जी, जिन जिन बच्चों ने रीड आउट किया पाप लगेगा, जो बच्चे झूठ बोलेंगे ध्यान रखना। कई बच्चे कह रहे हैं सर हमने किए थे और कई नालायक बच्चे ऐसे बैठे हैं। देखो यहाँ पे इस टाइम इतने बच्चे बैठे हैं उसके बावजूद भी कई बच्चे कह रहे हैं बस हमने किए थे, बाकी तो सर कह रहे हैं हम तो देखने आ जाते हैं बस सर, और करवाने वाला काम तो आपका ही है, हम तो बस थोड़ी देर सुन लेते हैं कि आप तक कि चलो भाई एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए तो अच्छी बात है। इधर सुनो ध्यान से नालायकों, आपको मैंने पहले भी कहा था सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, अगर आप घर के 15 से 20 मिनट भी सही तरह से लगा लेते ना वो दोनों क्वेश्चन आप सोल्व हो जाते। बट सोल्व तो मुझे करवानी है, कम से कम ये पता लगता है कि वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते कैसे हैं। क्योंकि आप चेक कर लो ओल्ड सिलेबस का जीएसटी न्यू सिलेबस के कंपैरिजन में थोड़ा टेक्निकल बना था। अच्छा, कई न्यू सिलेबस वाले बच्चे अब ये गैम्बलिंग खेल रहे हैं कि हमारा तो भैया अभी नया नया जीएसटी है तो पहले पहले अटेम्प्ट चल रहे हैं इसलिए आसान बना है। ये पहली बात तो सोच ही बाहर निकाल दो कि भैया न्यू सिलेबस अभी आया है इसलिए पहला पेपर आसान बना है, न्यू सिलेबस ये ओल्ड सिलेबस पुराना है इसलिए मुश्किल बना है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है कि एग्जाम मुश्किल बने आसान बने हमें प्रोविजन सारे करके जाने, बात खत्म होती है बस ये। तो अगर आपने सिलेबस सारा कंप्लीट किया ना तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। हाँ बट ये बात अलग है कि ओल्ड सिलेबस के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 बना था ना, अगर आपने घर जाके पढ़ा हो, जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन बना था वो क्वेश्चन बहुत बड़ी है। इट मीन आपके एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे ना फिर वाकई पता लगेगा कि इसने प्रोविजन ध्यान से पढ़े हैं, किसने पूरा जीएसटी ध्यान से पढ़ा हुआ है। ठीक है नहीं, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहां पे हमें आज स्टार्ट करना है। तो भैया अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4A तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब मेरे ख्याल से 4A तक आपके जो भी डाउट्स थे उसका रिप्लाई मैंने कमेंट बॉक्स में कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 5 आज हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। अच्छा, आपके लिए मैं थोड़ी सी पहले गुड न्यूज दे दूं कि आज हमारा दिसंबर 19 वाला पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम करेंगे फटाफट से जून 19 वाला पेपर करेंगे और फिर मैं आपके ना एग्जामिशन के 2 लेक्चर यहाँ पे डालूंगा। मतलब बहुत सारे बच्चे बार बार एग्जामिशन 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 कह रहे थे। ठीक है जी, तो मैं 2 लेक्चर यहाँ पे डाल दूंगा, उसमें सारी एग्जामिशन नहीं होंगी क्योंकि सारी तो बहुत सारी हैं, 100 से भी ऊपर है। बट जितनी एग्जामिशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट मीन जो आपने एग्जामिशन करनी ही करनी है उसको छोड़ के आप जा ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो 2 लेक्चर हैं। ठीक है, उन 2 लेक्चर से आप रिवाइज कर सकते हो, पूरे नोट्स बना सकते हो, वो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। बट वो अभी नहीं, पहले हम पेपर करेंगे जून 19 वाला, फिर मैं एग्जामिशन के लेक्चर डाल दूंगा और फिर हम इनकम टैक्स और कस्टम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से उस एग्जामिशन के लेक्चर के बाद ना फिर हम ये बोल सकते हैं कि जीएसटी में क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए फिर मेरे ख्याल से मेरी फैमिली के सिंगल बच्चे को भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब तो खुश हो। ठीक है, तो जो बच्चे पुराने वाले हैं, गूगल ड्राइव वाले हैं, या बच्चे फेस टू फेस वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, यूट्यूब फैमिली के हैं, सभी बच्चे वो 2 लेक्चर देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। फेस टू फेस वाले बच्चों को देखने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो बाकी बच्चे हैं वो दोबारा से अगर देखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आप यहाँ पे जरूर बनाओगे और बातों को बहुत ध्यान सुनना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बने हैं, वो सारी बातें मैंने क्लास के अंदर डिस्कस भी की है। ठीक है जी, तो 2 लेक्चर हैं, उसमें जितनी इंपॉर्टेंट वाली एग्जामिशन होगी वो सारी करा दूंगा। बाकी उनके अलावा अगर किसी एग्जामिशन में डाउट होगा वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, चलो इधर सुनो ध्यान से। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ना स्टार्ट करो जी। क्वेश्चन नंबर 5 का पहली बात तो पार्ट नंबर ए, ये तो हमारा कस्टम का है तो कस्टम हम बाद में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी कस्टम का है, कस्टम बाद में करेंगे। तीसरे क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर सी पे आओ। ये क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है। वो कह रहा है स्टेट द रेट ऑफ टीसीएस, स्टेट द रेट ऑफ टीसीएस। एक बार दोबारा बोलूंगा, स्टेट द रेट ऑफ टीसीएस। वो टीडीएस की बात नहीं कर रहा, वो टीसीएस की बात कर रहा है। वो ये बात कहना चाह रहा है स्टेट द रेट ऑफ टीसीएस
applicable to electronic commerce operator under CGST, under SGST and under IGST also specify when and what value of rate of TCS at source will be applicable. पहली बात तो टीसीएस का रेट क्या है, टीसीएस कब एप्लीकेबल होता है और किस वैल्यू पर एप्लीकेबल होता है। इट मींस टीसीएस के जो कंप्लीट प्रोविजन है ना वो आपको यहां पे लिख के आने हैं। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है, कितने बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा। इट मींस अगर आपने वो 18 घंटे की रिवीजन क्लास भी सही ढंग से अटेंड की है, ये अगर आपने कंप्लीट जीएसटी रिवाइज कर लिया, तो याद करो पेमेंट वाले चैप्टर में ना आपको मैंने कहा था कि पेमेंट का चैप्टर सेक्शन 49 से लेके सेक्शन आपका 52 तक चलता है, अगर आपको ध्यान आता हो। 51 हमारा टीडीएस का है, 52 हमारा टीसीएस का है। आपको मैंने कहा था टीडीएस को टीसीएस से कंपेयर मत करना, क्योंकि टीडीएस एक अलग लो है, टीसीएस एक अलग लो है। टीडीएस में 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, टीसीएस में कोई 2.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। टीडीएस में टोटल रेट 2% का है, टीसीएस में टोटल रेट 1% का है, ठीक है जी। और टीडीएस की रिटर्न अलग फॉर्म में जाती है, टीसीएस की रिटर्न अलग फॉर्म में जाती है। तो पहली बात तो ये इन दोनों का ट्रीटमेंट लग गया, और टीडीएस काटने वाले लोग अलग होते हैं, टीसीएस कलेक्ट करने वाले लोग अलग होते हैं। तो यहां पे उसने टीसीएस की बात की है, टीडीएस की बात नहीं की। तो जब भी आप ये लो लिख के आओगे, पहली बार टीडीएस का कोई भी पॉइंट यहां पे नहीं लिखोगे, हमें सिर्फ टीसीएस की बात करनी है। अब अगर मैं टीसीएस की बात करता हूं, सेक्शन 52 याद करो, जब हमने सेक्शन 9 किया था चार्जिंग सेक्शन, उस 9(5) में ना हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की बात की थी। आपको मैंने कहा था कि कुछ स्पेसिफाइड सर्विस है, अगर आप ईसीओ के थ्रू प्रोवाइड करवाते हो तो स्पेसिफाइड सर्विस में 3 सर्विस कवर होती है, अगर आपको ध्यान आता हो। एक तो प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन की सर्विस हो गया, कैब की सर्विस हो गया, हाउस कीपिंग की सर्विस हो गया। इन 3 सर्विस पर ईसीओ जीएसटी पे करता है। और इन 3 सर्विस के अलावा ईसीओ किसी भी सर्विस की सप्लाई करेगा या किसी भी गुड्स की सप्लाई करेगा, तो मैंने कहा था ईसीओ को ना टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। और ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करेगा 0.5 टोटल करेगा 1% से, फिर उसकी रिटर्न फाइल करेगा। और टीसीएस जो कलेक्ट होता है वो किस वैल्यू पर होगा, जो भी आपकी नेट वैल्यू निकल के आएगी ना, जो आपकी नेट वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू पर टीसीएस कलेक्ट होगा। बस ये बात ध्यान देना। तो यह सिंपल सी बात है। अब ये आप थ्योरी घर में खुद ही पढ़ सकते हो। क्वेश्चन 3 नंबर का है कि सेक्शन 52 में जो प्रोविजन आपको मैंने क्लास में लिखवाए थे, ये जो प्रोविजन आपने रिवाइज की हैं, सेक्शन 52 के कंप्लीट प्रोविजन आपको यहां पे लिख के आने हैं। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो टीसीएस के बारे में पहले डिफाइन करोगे, फिर टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा वो डिफाइन करोगे, टीसीएस किस वैल्यू पर, नेट वैल्यू पर, वो डिफाइन करोगे। रेट 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी और 1% आईजीएसटी, ये रेट भी आपको डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आपके एग्जाम में है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है? चलो जी आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन है किसका, टाइम ऑफ सप्लाई का जी। टाइम ऑफ सप्लाई का है, क्वेश्चन टोस का है। अब अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करूंगा ना, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। उसने क्या बोला है, डिटरमाइन बाय गिविंग ब्रीफ रीजन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। अब जब उसने सेक्शन 12 बोला ना, तुरंत मेरे माइंड में क्लिक किया कि भैया गुड्स की बात करेगा, सर्विस की बात नहीं करेगा। क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था, टोस वाले केस में 3 सेक्शन है, 12, 13, 14। 12 गुड्स वाले केस में, 13 सर्विस वाले केस में, 14 रेट चेंज वाले केस में। तो 12 की बात कर रहा है तो गुड्स की बात करेगा। वो कह रहे हैं वेयर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, सप्लाई इन वन लोड। इट मीन सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है। अब अपने आप बोल दो, सेक्शन 12 जब आपने किया होगा तो आपको मैंने कहा था कि सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो अलग केस होगा, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा तो अलग केस होगा। अच्छा, अगर गुड्स वाले केस में सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व होगा तो मेरा पीओटी क्या निकल के आता है, जिस दिन मैंने इनवॉइस इशू किया और जो इनवॉइस इशू करने की लास्ट तारीख होगी, विच एवर इज अर्लियर, मेरा पीओटी निकल के आता है। और इनवॉइस इशू करने की गुड्स वाले केस में लास्ट डेट क्या होती है, वो डिपेंड करता है सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है। अब अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो उस केस के अंदर मैंने कहा था रिमूवल या उससे पहले उसको इनवॉइस काटना पड़ेगा। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी या उससे पहले उसको इनवॉइस काटना पड़ेगा। ये सारी बातें हमने वहां पे की थी। और मे भी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैंने आपको यह भी बताया था कि गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक मत करना। अब बहुत सारे बच्चे ना, मुझे समझ नहीं आ रहा अब किस ऑथर की बुक में ऐसा लिखा है, ये भी मुझे नहीं पता, बट उस ऑथर ने जो भी लिखा होगा सही लिखा होगा। मे भी हमारे पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना अभी मैसेज आ रहे हैं, सर पेमेंट वर्ड चेक करते हैं नहीं करते। भैया पेमेंट वर्ड गुड्स वाले केस में अब चेक नहीं करते, सर्विस वाले केस में पेमेंट चेक करते हैं, गुड्स वाले केस में पेमेंट चेक ही नहीं करते। 15 नवंबर 17 के बाद, आज हमें चल रहा है 2020 चल रहा है, 15 नवंबर 17 के बाद ही नोटिफिकेशन आ गई थी कि गुड्स वाले केस में आपको पेमेंट चेक ही नहीं करनी। तो भैया गुड्स वाले केस में 2 ही डेट होती है, सर्विस वाले केस में पेमेंट की डेट पीओटी बन सकती है, गुड्स वाले केस में पेमेंट हमारे किसी काम की नहीं होती। देखो उसने कंफ्यूज कैसे किया है, उसने पेमेंट की डेट बोल दी,
ये मेरे किसी काम की नहीं है। गुड्स आपने रिसीव कब किया, भैया ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये डेट बेकार की है, ये डेट बेकार किया। देखो बच्चा अगर इसमें कंफ्यूज हो गया ना तो पीओटी गलत करके आ जाएगा। सिर्फ दो डेट मेरे काम की है, इनवॉइस आपने कब इशू किया और रिमूवल की डेट किया। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो पीओटी निकल के आना। देखो एग्जाम बनाने वाले ने 4 डेट दे दी, बच्चा कंफ्यूज हो गया। और बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, बच्चा घर से पढ़ के गया था इन दोनों में से अर्लियर। पिछले वाले ने उंगली मार दी कि भैया इनमें से भी चेक कर लियो, पेमेंट भी चेक करते हैं, पेमेंट यहां पे देख सबसे पहले है तो पेमेंट के पीओटी बन जाएगी। तो भैया ये सर्विस वाला केस नहीं है, गुड्स वाला केस है। सर्विस वाले केस के अंदर पेमेंट देखता, गुड्स वाले केस में पेमेंट मेरे किसी काम की नहीं। तो फटाफट से बोल दो इन दोनों में से अर्लियर क्या जी। इसमें 1 दिसंबर ये पीओटी है, इसमें 1 नवंबर ये पीओटी है, और इसमें कौन सा आ गया, इसमें तो 4 नवंबर है। तो भैया 4 नवंबर ही मेरा पीओटी बन जाएगा, बात खत्म। तो एक बार चेक करना, 1 दिसंबर, 1 नवंबर और 4 नवंबर ये मेरा पीओटी आ रहा है ना। तो एक बार देखते हैं क्या आंसर है जी। लो जी, ये हमारा 1 दिसंबर, 1 नवंबर और 4 नवंबर। देखो ये मेरा पीओटी आ रहा है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 नवंबर 17 के बाद हमें पेमेंट चेक ही नहीं करनी, पेमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो उसने साफ साफ लिखा, तो पेमेंट हमारे किसी काम की नहीं है। देखो उसने यहाँ पे लिखा भी होगा, आपको मैं दिखाऊं, देखो ये रहा सेक्शन 12 लिखे ना कि भैया पीओटी क्या बनेगा, इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट और इनवॉइस डेट अर्लियर। और लास्ट डेट क्या बनेगी वो डिपेंड करता है कि सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं। तो ये देखो उन्होंने दोनों बातें लिखी, तो पहले वही प्रोविजन लिखा, फिर उसका यहाँ पे आंसर दिया, तब जाके 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान था। तो पहला 3 नंबर का क्वेश्चन टीसीएस वाला, ये भी आसान है। दूसरा क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई वाला, ये भी बिल्कुल आसान है। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने, अभी मैंने अपील अंडर जीएसटी की रिवीजन कराई थी आपको शाम को, अब कई बच्चों ने वो अटेंड की होगी, कई बच्चों ने अटेंड नहीं की होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अटेंड जरूर कर लेना, आप चेक कर लो उसमें से क्वेश्चन बन गए। अपील वाले केस में एक हमने कॉन्सेप्ट किया था प्री डिपोजिट वाला। अब याद करो, प्री डिपॉजिट वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि जो भी आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट होगा ना, जब भी आपको जाना होगा, देखो सबसे पहले अपील कहां होती है, अपीलेंट अथॉरिटी, ठीक है, फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास, फिर हाई कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। वो हमने पूरा हिरार्की बनाया था कि डिपार्टमेंट कैसे करेगा, असेसी कैसे करेगा, कहां अपील पॉसिबल है, कहां अपील पॉसिबल नहीं है। वो सारा डायग्राम मैंने उस रिवीजन क्लास में आपको बता दिया था। अब एक बार चेक करना, उसने क्वेश्चन पहले पूछा क्या है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, स्टेट द प्रोविजन, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना जी। स्टेट द प्रोविजन एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ फ्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू मेड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस अंडर सेक्शन सीजीएसटी एक्ट 17। लो जी, अब यहां पे जो मुझे अपील करनी है ना, वो अपील कहां पे करनी है, कमिश्नर के पास। कमिश्नर मींस अपीलेंट अथॉरिटी। आपको मैंने पहले भी कहा था, अपीलेंट ट्रिब्यूनल एक अलग अथॉरिटी है, अपीलेंट अथॉरिटी जो होती है ना उसमें सारे कमिश्नर होते हैं। अब अगर मुझे सबसे पहली अपील करनी है तो प्री डिपॉजिट जमा करवाना पड़ता है क्या? मेरी फैमिली, जो इतने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख के, नालायकों, देख रहे हो वो सफलता का रहस्य वाला सेशन कैसा है, समझ में आ रहा है ना? तो एक एक ध्यान रखना आपने अंदर, बस मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस बार आपने सीएस बनना है। जिनके जितने अटेम्प्ट हो चुके हैं सब भूल के इस अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट मान लो, बस ये बात ध्यान दो। जो भी आने वाला अटेम्प्ट होगा, ये वाला अटेम्प्ट जो होगा ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा। इसके बाद मुझे अटेम्प्ट अगर देना भी होगा ना, तो ये ग्रुप क्लियर करके अगला ग्रुप दूंगा, और जो सीएस बनने वाले हैं वो सीएस बन के ही रहेंगे। तो मैं आपके अंदर एक अलग एनर्जी देखना चाहता हूं, और मैं ये फील करना चाहता हूं कि वाकई आपके अंदर एक अलग जुनून है इस टाइम की, नहीं सर मुझे इस बार तो एग्जाम निकालने ही निकालना, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब प्री डिपॉजिट वाले केस में याद करो, अगर अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाते हैं, प्री डिपॉजिट जमा होता है कितने परसेंट, 10%। अच्छा 10% टोटल टैक्स का या डिस्प्यूटेड का? डिस्प्यूटेड का। एक बार क्वेश्चन पढ़ना, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, ऑर्डर पास हुआ 18 अक्टूबर 18 को, पास इन केस ऑफ पीआर लिमिटेड बाय द जॉइंट कमिश्नर क्रिएटिंग ए टैक्स डिमांड 40 लाख। उसने 40 लाख की टैक्स डिमांड रखी है, जिसमें से 5 लाख रुपए तो मैंने एडमिट कर लिए। मुझे नहीं पता मेरी फैमिली के कितने बच्चों को ध्यान आएगा, जब अपील वाला चैप्टर हमने रिवाइज किया था वहां मैंने एग्जाम्पल दिया था 10,000 रुपए का। मैंने कहा था 10,000 रुपए का ऑर्डर आया, इसमें से 3,000 तो मैंने कहा जी ठीक है मैं दे दूंगा, 7,000 रुपए मैं नहीं दूंगा। तो मेरा डिस्प्यूट 7,000 रुपए का था, और मैंने कहा था जो प्री डिपॉजिट जमा करवाना पड़ेगा ना, वो 10,000 का नहीं होगा, वो 7,000 का होगा। तो भैया 7,000 का 10% और 3,000 तो मुझे देने ही पड़ेंगे। तो इतना पैसा जब मैं गवर्नमेंट को दूंगा, जब मैं आगे अपील करूंगा, ये बात ध्यान दो। तो भैया इस केस में क्या 40 लाख है, 40 लाख में से 5 लाख मैंने एडमिट कर लिया, तो भैया 5 लाख तो ये देना ही है।
अब बैलेंस जो 35 लाख बचा, उस 35 लाख का 10% कितना आ गया, 3.5 लाख, और ये 5 लाख, 8.5 लाख रुपए की अगर पेमेंट करूंगा फिर अपील करूंगा, बस ये बात ध्यान दो। और आपको मैंने पहले भी कहा था 5 लाख रुपए ना प्री डिपोजिट में कवर नहीं होते, ये 5 लाख रुपए तो नॉर्मल टैक्स है, क्योंकि जब मैं एडमिट ही कर गया तो ये एक्चुअल में प्री डिपोजिट नहीं होता, बट इसको लीगली बोल देते हैं प्री डिपोजिट। पर अगर आप कायदे से देखो प्री डिपोजिट का मतलब क्या है, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका परसेंटेज। बट भैया ये भी मुझे 5 लाख रुपए देने हैं और इसका 10% 35 लाख का 3.5 लाख, तो 5 और 3.5 8 लाख रुपए मुझे यहां पे देने पड़ेंगे, बस एक बात ध्यान दो। अगले क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं डिमांड क्रिएट की 35 लाख की, 35 लाख की डिमांड है और साथ में 5 लाख की पेनल्टी इंपोज कर दी, और यहां पे एडमिटेड कितना क्या बताया ही नहीं है, तो भैया फिर डिस्प्यूट मेरा 35 लाख का है, तो उसका 10% अगर निकालूंगा तो यहां पे 3.5 लाख आंसर आएगा, यहां पे 8.5 लाख आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 5 लाख की पेनल्टी है, उसने ये नहीं कहा 5 लाख रुपए आपने एडमिट कर लिए। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है सर, यहां 35 लाख की डिमांड है, 5 लाख की पेनल्टी है, तो पेनल्टी तो भैया देनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो प्री डिपोजिट वाला पार्ट नहीं बनेगा, वो तो ऑब्लिगेशन है कि मुझे देनी है। तो 35 लाख का डिस्प्यूटेड पोर्शन है उसका 10%, तो सिर्फ 3.5 लाख रुपए प्री डिपोजिट में कवर होगा, बस एक बात ध्यान दो। बच्चा कह रहे हैं सर एक बार हमें आंसर तो दिखाओ, एक बार आंसर में क्या लिखा हुआ है, आओ जी एक बार देख लो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है। यहां पे देख लो, ये पहले केस में तो देखो उसने क्या बोला है, 5 लाख तो ये, और 3.5 लाख ये 8.5 लाख रुपए, और दूसरे में सिर्फ कितना आएगा 3.5 लाख रुपए निकल के आएगा। ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर का लिख के आना है, बताओ है क्या। अब अगर बच्चा इसको भी मुश्किल बोलेगा कि सर पेपर समझ ही नहीं आ रहा, पेपर कहां से आ रहा है, तो भैया पेपर तो फिर आपका उसमें से ही आ रहा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपको बुक्स मिली है, उसमें से ही सब कुछ आ रहा है, ठीक है जी। और अगर रिवीजन क्लास भी आपने सही तरह से अटेंड की है तो भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो आप लिख के आओगे, ठीक है जी। तो ये तीनों क्वेश्चन आप देख लो, ये 9 क्वेश्चन 9 नंबर का जीएसटी, इन तीनों में कुछ भी नहीं था, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं जी, ठीक है। लो जी अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा सबसे बड़ी है, जो एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 15 नंबर का आया था। अब इसको मैंने थोड़ा डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और आपको मैंने पहले भी कहा था कल कि आपको भी डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करना तो क्वेश्चन आसान लगेगा। अब इस क्वेश्चन को ना पढ़ने का तरीका देखते हैं, और कमाल की बात देखो, एक ही क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन 15 नंबर का आया। इट मीन सिंगल क्वेश्चन 15 नंबर का अगर किसी बच्चे ने सही तरह से भी किया होगा ना, तो भैया 10 नंबर तो कहीं नहीं गए, 10 नंबर कहीं भी नहीं गए। और बच्चा इसको देख के घबरा गया कि भैया क्वेश्चन में करना क्या है, और अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ता उसको समझ में आता उसने क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। आओ जी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, चाहे 15 मिनट लगे चाहे 20 मिनट लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसका आंसर हम बिल्कुल ध्यान से देंगे। एक बार अब यहां पे चेक करना क्वेश्चन में लिखा क्या है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, डायग्राम छोड़ दो, सिर्फ पहले रीडिंग लेते हैं। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, सक्षिता डांसर ओन बाय मिसिस लेस्लिया ए फेमस भारतनाट्यम, ए फेमस भारतनाट्यम डांसर, भारतनाट्यम, ठीक है, अच्छा भारतनाट्यम डांसर विश टू ऑर्गेनाइज ए लसलिया डांसर कॉन्सर्ट इन चंडीगढ़। मतलब एक डांसर है सक्षिता, ठीक है जी, वो कहना चाह रहे हैं विश टू ऑर्गेनाइज ए लसलिया डांसर कॉन्सर्ट इन चंडीगढ़, वो मतलब चंडीगढ़ में कॉन्सर्ट रखना चाहते हैं, ठीक है। सक्षिता डांसर इज रजिस्टर्ड इन जयपुर, ये जो है ये जयपुर में रजिस्टर्ड है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना लाइन वाइज। राजस्थान, इट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हसन आर्ट प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है एच लिमिटेड जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दी सेट डांस कॉन्सर्ट एट एन एग्रीड कंसीडरेशन 10 लाख, ठीक है जी। एग्रीड कंसीडरेशन कितने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया। हसन प्राइवेट लिमिटेड बुक द लोन ऑफ होटल स्काई डाइन चंडीगढ़ रजिस्टर्ड इन हरियाणा, उसने एक लोन बुक करवा दिया जी फॉर होल्डिंग द डांस कॉन्सर्ट फॉर ए लमसम कंसीडरेशन 6 लाख रुपए। और सक्षिता डांसर फिक्स द एंट्री फीस, उसने एंट्री फीस फिक्स की है, फी टू द डांस इवेंट ₹6,000, 6,000 रुपए की डांस मतलब इवेंट की फीस रखी है, और 600 टिकट जो है ना उसकी बिक चुकी हैं, 600 टिकट बिकी हैं, ठीक है। फ्रॉम द अफोरसेड डिटेल identify the different supply which are involved and determine the CGST, SGST, IGST as the case may be in respect of all the supply involved in the outline situation, और रेट आपको दिया, उसने केस बना के आपको दे दिया।
क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या किया, एक केस बना के आपको दे दिया और उसने बोला इस केस में कौन कौन सी सर्विस दी गई है वो आइडेंटिफाई करो, और जो भी सर्विस दी गई है उस पर जीएसटी कितना लगेगा वो भी आप आइडेंटिफाई करो, उसने ही आपको बोला है। अब एक बार पहले तो यहां पे चेक करना सर, देखो यहां पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, यहां पे एक सक्षिता है, राजस्थान में रजिस्टर्ड है, देखो एक तरफ मैंने सक्षिता कर दिया, फिर दूसरी तरफ एच लिमिटेड है, उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, और एच लिमिटेड ने एक होटल बुक कराया, एक लोन बुक कराया, कहां पे बुक कराया उसने, होटल लोन बुक कराया उसने उसने होटल और लोन बुक कराया चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, और इवेंट भी कहां पे है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे, अब पहले तो मुझे इतना बताओ यहां पे हो क्या क्या रहा है, सर्विस कौन कौन सी है, नहीं सर्विस कौन कौन सी, एक सर्विस तो यहां पे ये है एडमिशन इवेंट, याद करो एडमिशन टू इवेंट की सर्विस है, एडमिशन टू इवेंट की सर्विस है, तो उस केस में जीएसटी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये इवेंट कौन सा, डांस, और आप सब जानते हो डांस इवेंट जो होते हैं वो जीएसटी के एग्जम्पशन लिस्ट में कवर नहीं होते, तो ये टैक्सेबल होगा। कई बच्चे कह रहे हैं सर इवेंट की एडमिशन फीस जो होती है वो तो एग्जम्पशन में है ना सर, नहीं, इसकी एडमिशन फीस, डांस की एडमिशन फीस जो है एग्जम्पशन में कवर नहीं है, एक बार आप जाके देख लेना, एग्जम्पशन में कहीं कवर नहीं है, तो टैक्सेबल है, एडमिशन फीस टैक्सेबल है। दूसरा, होटल वाले ने प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन की सर्विस दी है, होटल वाले ने प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन की सर्विस दी है, तो वो भी सर्विस टैक्सेबल है। और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने इस डांसर को, सक्षिता को, अपनी इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस दी है, और ये भी सब जानते हो टैक्सेबल है। तो भैया एक तो जैसे आज मान लो फॉर एग्जांपल आज मेरा इवेंट है, ठीक है, झुमका गिरा रे, अब मुझे आप सबके सामने झुमका गिराना है, ठीक है। अब अगर आज मुझे सबके सामने आज डांस करके दिखाना है तो आपकी एंटरटेनमेंट होगी। अब सोच के बोलना, अब ये मेरे डांस को देखने के लिए जो भी लोग आएंगे, मैंने कहा एंट्री फीस दूंगा, मैं ऐसे मुजरा करके नहीं दिखाऊंगा, ऐसे डांस करके नहीं दिखाऊंगा, भैया मैं तो अपना एंट्री फीस दूंगा। बच्चे ने बोला सर आपका डांस देखने के लिए क्या बात कर दी, हम 1000 रुपए देने को तैयार है। मैं कहा ठीक है, अब एंट्री फीस 1000 रुपए की है तो भैया डांस परफॉर्मेंस है, टैक्सेबल है। उसके बाद अब जहां पे, ध्यान सुनो, जहां पे इवेंट हो रहा है वहां पे होटल एकोमोडेशन की सर्विस मिली गई है, वो भी टैक्सेबल है। और जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया उसने भी तो सर्विस दी, उसकी सर्विस भी टैक्सेबल है। अब बच्चा कह रहा है सर बात तो सही है, सर हमने भी जब घर जाके क्वेश्चन पढ़ा था ना, मैं ये समझ में तो आ गया था भाई सर्विस कौन कौन सी है, बट हमें ना इसमें डाउट आ गया कि जीएसटी हम कैसे लगाएं। तो भैया जीएसटी कैसे लगाएं, एक बात मैंने सोच के बोलना, आपको मैंने पहले भी कहा था कि कौन सा जीएसटी कैसे लगेगा, उसके लिए सप्लाई करने वाले की लोकेशन क्या है वो भी देखो, और उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो मुझे पहले तो ये बताओ, जो यहाँ पे एडमिशन और इवेंट की सर्विस हो रही है, मतलब जो लोग इवेंट में एडमिशन लेंगे वो सर्विस टैक्सेबल है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आता है कि जब भी कोई एडमिशन इवेंट की सर्विस होती है, उस केस में आपको मैंने कहा भी था जहां एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, मतलब जहां पर मैं ये डांस करके दिखाऊंगा, जहां मेरी परफॉर्मेंस होगी वो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो, अब एक बात मैंने सोच के बोलना, आपको मैं दिखा दूं, ये प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है जी, आपने क्लास के अंदर किया होगा, और जो बच्चे कहीं से भी पढ़े हैं वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ने की दिक्कत नहीं है, बट आपने प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर किया होगा, रिवीजन भी की होगी। एक बार चेक करना, एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, उस केस में प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क इज लोकेटेड, मतलब इवेंट जहां एक्चुअली हो रहा है, इवेंट कहां हो रहा है, चंडीगढ़, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा, चंडीगढ़ निकल के आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ निकल के आ गया। अब सोच के बोला डांस करके दिखाना है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे झुमका गिराना है, कहां पे गिराना है, झुमका गिराना है चंडीगढ़ में, और मैं रहने वाला कहां का हूं, सप्लायर की लोकेशन कहां की है, उसने क्या बोला, जयपुर राजस्थान, तो ये सप्लाई इंटर स्टेट हो गई, इंट्रा स्टेट हो गई, ये सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी सर, ये सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगी, ये बात ध्यान देना। अच्छा, अब जो होटल वाले ने एकोमोडेशन की सर्विस दी है, तो याद करो मैंने कहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस, तो जहां पे वो प्रॉपर्टी लोकेट करेगी, वो प्रॉपर्टी कहां पे है, होटल कहां पे है, चंडीगढ़, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या आएगा, चंडीगढ़ आएगा। और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो सर्विस दे रही है, अगर वो सर्विस दे रही है रजिस्टर्ड पर्सन को, अपने आप बोल देना, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं वापस आ रहा हूं जी। अब यहां पे उसने सर्विस किसको दी है, सक्षिता को, क्या ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, तो अगर वो सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, और अगर वो अनरजिस्टर्ड को दी है तो जहां पे वो इवेंट होगा उसकी लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बच्चा कह रहा है यार प्लेस ऑफ सप्लाई तो रिवाइज करना पड़ेगा, देखो अगला ध्यान से इधर,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। अगर B2B है तो क्या लिखा हुआ है, लोकेशन ऑफ सच पर्सन। और अगर B2C है तो जहां इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है वहां पे। तो भैया इस केस में जो इवेंट की सर्विस दी जा रही है मैनेजमेंट की, B2B है B2C है, B2B है, क्योंकि उसने क्या बोला, ये जो डांसर है ये रजिस्टर्ड है, कहां पर रजिस्टर्ड है, जयपुर राजस्थान में। तो भैया इसकी लोकेशन बनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आपके सामने LOS है, आपके सामने POS है, तो भैया इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, उसके बेस पे GST लगाना है। वैल्यू आपको सारी दी हुई है, ठीक है। अब बताओ, आपको मैं दिखाऊं, देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करके आना था। ये देखो, एक बार बहुत ध्यान से पढ़ना जी। उसने पहले क्या बोला, आइडेंटिफिक, एक बार स्टार्टिंग से पढ़ो। यहां पे स्टार्टिंग पे क्या लिखा हुआ है, देखो इन्होंने यहां पे स्टार्टिंग से क्या लिखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सप्लाई इन्वॉल्व एंड GST पेबल। मतलब कौन कौन सी सप्लाई आइडेंटिफाई की गई है। अब यहां पे देखो 3 सप्लाई हमने आइडेंटिफाई की है। सबसे पहला सर्विस प्रोवाइडेड बाय डांसर, मतलब विवेक डांसर, आप मेरा डांसर मान लो, टू ऑडियंस बाय वे ऑफ एडमिशन टू डांस इवेंट। पहली सर्विस तो ये जो हमने आइडेंटिफाई कर ली थी। दूसरी सर्विस कह रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय H लिमिटेड टू विवेक डांसर या सक्षता डांसर बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डांस इवेंट, जो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है। याद करो, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि आप सबने एक मूवी देखी होगी बैंड बाजा बारात। अब उसके अंदर कौन थे, बिट्टू पाजी और श्रुति कक्कड़, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते थे। अब जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की सर्विस दे रहे हैं, तो उस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा, सेकंड सर्विस वो हो गई। और तीसरी सर्विस है सर्विस प्रोवाइडेड बाय होटल स्काई डाइन टू H लिमिटेड बाय वे ऑफ एकोमोडेशन इन द होटल लोन और ऑर्गेनाइजिंग द डांस इवेंट। तो ये भैया 3 सर्विस है ना। अब एक बार चेक करना वन बाय वन, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। सबसे पहला कहना चाह रहे हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12(6), ठीक है, द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू इंटर एलिया ए कल्चर इवेंट शैल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। अब इवेंट जो एक्चुअली हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, चंडीगढ़ में, हरियाणा में हो रहा है। और उस केस में वो रहने वाला कहां पर है, राजस्थान का। तो सप्लायर विवेक डांस करने वाला रहने वाला है राजस्थान का, और सप्लाई की जा रही है चंडीगढ़ में। तो भैया इंटर स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई तो क्या लगेगा, IGST लगेगा। तो यहां पे एक बार चेक करो, 6,000 रुपए की टिकट है और यहां पे 600 टिकट है, तो भैया 36 लाख रुपए का 18% जो होगा, ये 6,48,000 रुपए का IGST निकल के आ गया। ये बात ध्यान देना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। उसके बाद देखो अगला यहां पे क्या आ रहा है, फिर अगला यहां पे, अब अगला यहां पे देखना जी। अब H लिमिटेड टू सक्षता डांसर बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। इट मींस अब H मेरा डांस इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है। अब जो कंपनी है, जो बिट्टू पारी और श्रुति कक्कड़ है, वो मेरा डांस इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो भैया उनकी सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई कब निकलेगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो मेरी लोकेशन, और अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो जहां पे इवेंट हो रहा है। अब सोच के बोलना, ये H लिमिटेड जो है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। ये जो H लिमिटेड है, ये रहने वाला कहां का है, H लिमिटेड है, ये रजिस्टर्ड इन दिल्ली है, ठीक है जी। और उसके बाद ये हो कहां रहा है, चंडीगढ़ में हो रहा है। और मैं कहां का रहने वाला हूं, राजस्थान का रहने वाला हूं। अब एक बार सोच के बोलना, सप्लायर तो दिल्ली का है, सप्लायर तो दिल्ली का है। बस ये देखना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ निकल के आएगा या प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर निकल के आएगा। अपने आप बोल दो, ये सप्लाई की किसको है, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं डांस करने वाला हूं, मैं रजिस्टर्ड हूं, तो मेरी लोकेशन जो होगी वो मेरा POS होगा, ठीक है जी। एक बार आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पे ध्यान से पढ़ना जी। वो कहना चाह रहे हैं 12(7), प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ए सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो इज द लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और अगर अदर पर्सन को है तो जहां पे वो इवेंट हो रहा है। अब आपने बोल देना देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, H लिमिटेड टू जयपुर बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, दैट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या बन गई, जयपुर बन गई। तो भैया मैं जयपुर का, वो दिल्ली का, इंटर स्टेट सप्लाई बन गई। और कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 10 लाख का। तो भैया 1,80,000 रुपए का GST आ गया। एक एक पार्ट 5-5 नंबर का था, ये 5 नंबर का था, और ये 5 नंबर का था, और अगले वाला 5 नंबर का था। और लास्ट सर्विस कौन सी लगी, प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन की। देखो उस मेरी, बाय वे ऑफ एकोमोडेशन इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में क्या बनेगा, शैल बी द प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड। तो भैया वो रहने वाला कहां का है, चंडीगढ़ का था ना। वो मेरे ख्याल से होटल कहां का था, चंडीगढ़ का था। और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी कहां पे लोकेट करती है, चंडीगढ़ में। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर चंडीगढ़, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़, दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो क्या लगेगा, CGST और SGST। और यहां पे कितने रुपए लिए थे उसने, मेरे ख्याल से 6 लाख रुपए लिए थे। एक बार क्वेश्चन में देखना उसने H लिमिटेड कितने रुपए दिए। ये देखो जी, 6 लाख रुपए यहां पे कंसिडरेशन दिया जी, 6 लाख रुपए दिए ना होटल वाले को। तो यहाँ 6 लाख का आप निकाल दो 99% बस, 54,000 और 54,000 CGST SGST, ये पार्ट 5 नंबर का था।
देखो ये क्वेश्चन 15 नंबर का था सर, जो मुझे सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगा था कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दोबारा से फ्रेम हो सकते हैं और होने भी चाहिए। बच्चा कहता है सर इसमें तो गलती हो सकती है, इतनी गारंटी अगर आपने सही तरह से पढ़ा है ना सर, पूरा क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता, इतनी मेरी गारंटी है। बच्चा देखने से ना ये तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि एकोमोडेशन की सर्विस है, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस है और एडमिशन टू इवेंट वाली सर्विस है। हाँ, अगर एक आधी सर्विस आपने कोई और अपनी तरफ से आइडेंटिफाई कर ली तो मेनली होगा क्या, 3 सर्विस तो आपने सही लिखी है ना, जबकि एक्चुअल में कोई और सर्विस बनती भी नहीं है, पूरा आइडेंटिफाई करोगे 3 ही सर्विस बनती है। तो मेनली क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना, उसने केस बना दिया और पूछ लिया बताओ सर्विस कौन कौन सी है और कौन सा जीएसटी लगेगा, ये बता दो। एक क्वेश्चन पूरा 15 नंबर का। और अगर वो चाहता 3 क्वेश्चन अलग अलग फ्रेम कर देता 5-5 नंबर के, बट उसने क्वेश्चन फ्रेम किया एक, उसी में 3 क्वेश्चन पूछ लिए 15 नंबर के। ठीक है जी, तो अब जाके हमारा जीएसटी ओल्ड सिलेबस वाला पूरा खत्म हो गया जी। अब ये पेपर था प्रैक्टिकल, ये कैलकुलेटर वाले कहीं क्वेश्चन नहीं बने बड़े बड़े लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, नॉर्मल क्वेश्चन बने हैं, प्रोविजन बेस वाले बने हैं और मुश्किल नहीं बने। मैं आपकी तरफ से ही बोलता हूं कि अगर मैं आपकी जगह बैठा होता तो भैया मुझे 15 नंबर मुश्किल लगते, जो एग्जामिनेशन नहीं पढ़ के गए, बाकी पेपर में कुछ भी नहीं था। और अगर मैं कह रहा हूं 15 मुश्किल लगते तो बाकी कम से कम जितने भी क्वेश्चन अगर वो सही तरह से आप करके आते ना, आपके गारंटी मार्क्स आते। बट प्रॉब्लम क्या है, उन 15 नंबर के चक्कर में बच्चा बाकी भी सही तरह से नहीं करता। और इस बार तो मैंने बोल दिया एग्जामिनेशन वाला टॉपिक डालूंगा, तो वो भी सबने करके जाना है। एग्जामिनेशन वाला टॉपिक अच्छे से करके भैया, चाहे 15 की बने, चाहे 20 की बने, चाहे जितने की बने, भैया हमारा इस बार पेपर जो है ना 1 नंबर का होना चाहिए। ठीक है जी। और बाकी इनकम टैक्स और कस्टम की भी टेंशन मत लो सर, अगर आपने मेरे पर विश्वास की है, आपका भाई आपकी पूरी रिवीजन करवा के भेजेगा, बस आपने बस एक काम करना है, बाकी सारा टाइम बाकी पेपर पे लगाओ और ये वाला टाइम बस मुझे दे दो। आपने डेली बस शाम को कुछ नहीं करना, बैठना है, रिवीजन करनी है और आपने कुछ नहीं करना। ठीक है। और बाकी अलग अलग, जैसे कई बच्चे कह रहे हैं सर और कौन कौन सी बुक्स लें, कौन कौन से क्वेश्चन बैंक करें, आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर कंफ्यूजन पैदा करनी है, अगर डिस्ट्रैक्ट होना है, तो भैया 100 बुक मार्केट के अंदर मिल जाएंगी, 100 बुक रेफर कर लो, फायदा कुछ भी नहीं है। जितने क्वेश्चन हम यहां पे कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बैंक मिला है, जो पीडीएफ मैंने अपलोड किया पड़ा है, सीए वाले क्वेश्चन हो गए, सब कुछ क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा अगर बार बार और अलग अलग क्वेश्चन करोगे ना, कंफ्यूजन होगी। जितने क्वेश्चन किए हैं यही क्वेश्चन अगर दोबारा अच्छे से कर लोगे, गारंटी दे रहा हूं एग्जाम उठा लेना, सिंगल सिंगल क्वेश्चन वही मिलेगा जो अपने यहां पे प्रैक्टिस की है। बट बच्चों को विश्वास नहीं होता ना, बच्चे कहते हैं हमें 10-10 बुक चाहिए सर, हमें इस ऑथर की चाहिए, उस ऑथर की चाहिए, उस ऑथर करते रहो, नुकसान आपका ही, 100% नुकसान आपका होगा। सिंपल सी बात है भैया, जब एक बार इतने क्वेश्चन कर लिए, उसी की दोबारा प्रैक्टिस करो ना कि हाँ भाई इसमें और क्या चीजें निकल सकती हैं, इसमें मुझे क्या डाउट आ रहा है। ये थोड़ा कि एक बार मैंने शाम को सेशन लगाया मेरा काम हो गया जी, ना, ये दोबारा से आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन किस तरह से बनते, दोबारा से खुद सोल्व करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन पक्के होंगे। ठीक है जी। तो अगला पेपर मैं कराऊंगा जून 19 का, और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन वाले डालूंगा, फिर इनकम टैक्स और कस्टम पे आ जाएंगे। तो टेंशन मत लो, इनकम टैक्स कस्टम के अंदर अगर मुझे ज्यादा टाइम भी देना पड़ा, मैं ज्यादा टाइम भी दूंगा, रिवीजन पूरी करवा दूंगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, आपको टेंशन टैक्स एडवांस टैक्स की तो नहीं होगी, इतनी मेरी गारंटी है। बाकी किस पेपर की टेंशन हो वो मुझे नहीं पता है, एडवांस टैक्स की तो नहीं होगी। ठीक है जी। चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, बस आपने अब कुछ नहीं करना, जून 19 वाला पेपर डाउनलोड कर लेना और उस पेपर को एक बार अच्छे से आप रिवीजन करके आओगे। और अगर इस पेपर में कोई भी डाउट हो, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, ये डायग्राम आप यहां से उतार लेना, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाए, इस डायग्राम के बेस पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी। और बाकी मुझे उम्मीद है कि बाकी आपको कोई डाउट यहाँ पे होगा भी नहीं। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सेशन में जून 19 के पेपर के साथ। ठीक है, और फिर हम एग्जामिनेशन वाला टॉपिक भी लेके आएंगे और फिर आपके इनकम टैक्स और कस्टम की बातें करेंगे। और अमेंडमेंट क्लास मैंने कस्टम की डाल दी है, इनकम टैक्स के इंटरनेशनल टैक्सेशन की रिवीजन भी डाल दी है, जीएसटी के बैलेंस टॉपिक भी डाल दिया, रिवीजन भी डाल दी और बैलेंस अमेंडमेंट भी डाल दी। इनकम टैक्स के अमेंडमेंट भी मैं काफी टाइम पहले ही डाल चुका हूं, तो भैया अब तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है बस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। और बस डेली सुबह 8:30 बजे वो भी आपने जरूर अटेंड करना है, और ये शाम को 7 बजे आपने आना ही आना। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और संडे को मेरा इनकम टैक्स का डाउट सेशन है, तो जो भी आपके डाउट सेशन होंगे इनकम टैक्स में, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स के जो भी आपके डाउट्स है किसी भी तरह के, आप मुझसे पूछो। तो इनकम टैक्स रिवाइज कर लो, इतने जीएसटी के डाउट्स हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। लास्ट संडे भी जीएसटी का डाउट सेशन था, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, लव यू सो मच, जय माता दी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू ऑल।